नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के समक्ष टाइफाइड नाम की बीमारी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम दोस्तों यह जान लेते हैं कि टाइफाइड को अन्य नाम जैसे मियादी बुखार, मोतीझरा, आंत्र ज्वर आदि के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब इसके हम कारण देखते हैं। गंदगी होने पर व सफाई में कमी के कारण ही यह बीमारी फैलती है। मरीज के मलमूत्र में यह जीवाणु निष्कासित होते हैं जो कि कम तापमान व नमी में अच्छी संख्या में पनपते हैं। इन्हें मक्खी मच्छर खाने के सामान दूध हाथ तक पहुंचा देते हैं। वहां से खाने के जरिए मनुष्य की आंत में पहुंचकर पनपते हैं और बीमारी को फैलाते हैं। आइए दोस्तों इसकी पैथोजेनेसिस एवं रोगजनन के बारे में डिस्कस करते हैं। शरीर में इस बैक्टीरिया के प्रवेश होने पर यह जीवाणु छोटी आंत के लसीकाभ ऊतक में एकत्र होकर अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं, जैसे उतार चढ़ाव के साथ बुखार का रहना, भूख न लगना, कमजोरी महसूस करना, किसी काम में दिल न लगना आदि। इसके अलावा जीवाणु पित्त की थैली में एकत्रित हो बाइल के द्वारा आंत में प्रवाहित होकर मल मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं और संक्रमण का कारण बनते हैं। यह रोग स्वाभाविक तौर पर स्वतः ही ठीक होने लगता है, परंतु इसके ठीक न होने पर वहाँ की रक्त धमनियों को जीवाणु क्षतिग्रस्त कर परफोरेशन कर देते हैं और वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है। इसका संचय काल 10 से 14 दिन तक होता है। आइए दोस्तों अब इस रोग के प्रमुख लक्षणों के बारे में चर्चा करते हैं। इस टाइफाइड फीवर की अवधि 4 से 8 सप्ताह के लगभग तक होती है। तो इसके पहले सप्ताह में जो लक्षण आते हैं उस पर हम नज़र डाल लेते हैं। इसमें धीरे धीरे ज्वर बढ़ता चला जाता है। यह एक सीढ़ी नुमा तरीके से बढ़ता हुआ प्रदर्शित होता है। इसके उपरांत इसमें स्थिरता आ जाती है और बुखार 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रुक जाता है। कुछ रोगियों में बुखार सर्दी के साथ भी चढ़ता है। आरंभ के दिनों में रोगी खाने में अरुचि, कब्ज, पेट दर्द व पेट फूला हुआ रहने की शिकायत करता है। अधिकतर रोगियों में ज्वर के साथ शरीर में टूटन, बेचैनी, सिरदर्द व पेट दर्द के लक्षण मिलते हैं। कभी कभी सिरदर्द ही सबसे पहले प्रदर्शित होता है। सूखी खांसी, नक्सीर, उल्टी, नींद न आना, किसी काम में मन न लगना, आलस्य, शिथिलता, ज्वर की तुलना में नाड़ी का धीमी गति से चलना कुछ मुख्य लक्षण हैं। लंबी अवधि के ज्वर से रोगी अपने को थका हुआ, असहाय, कमज़ोर व दिमागी तौर पर शून्य महसूस करता है। अक्सर इस रोग में कब्ज की शिकायत होती है, पर बच्चों में दस्त व उल्टी के लक्षण भी देखे जाते हैं। बच्चों का पेट फूल जाता है। फिर इसके दूसरे सप्ताह के जो लक्षण आते हैं उस पर ध्यान देते हैं साथियों। दूसरे सप्ताह के शुरू होते होते छोटे छोटे मोती जैसे लाल रंग के दाने पेट के ऊपरी हिस्से व छाती पर निकलते हैं, जो दबाने से अदृश्य हो जाते हैं। इनको गोरी त्वचा पर सरलता से देखा जा सकता है। हम भारतीयों में इनको देखना कठिन है। इस अवस्था तक आते हुए रोगी को बेचैनी, सुस्ती, पेट फूला हुआ, जीभ व शुष्क खांसी हो जाती है। बच्चों में ज़्यादातर ब्रोंकाइटिस व ब्रोंकोन्यूमोनिया के लक्षण भी दिखने लगते हैं। लीवर व स्प्लीन बढ़ जाते हैं। सीकम के दबाने पर गुड़गुड़ाहट होती है। ज्वर अधिक होने पर भी रोगी की नब्ज की गति कम रहती है। आइए दोस्तों अब तीसरे सप्ताह के लक्षणों के बारे में चर्चा करते हैं। इस सप्ताह में दोस्तों जो पेशेंट होता है उसकी शरीर में विषाक्तता या टॉक्सीमिया बढ़ जाती है। रोगी को उल्टी में
या मल में रक्त निकल सकता है। पेट में तेज या हल्का दर्द बना रहता है। रोगी धीरे धीरे गहरी मूर्छा की अवस्था में चला जाता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। फिर दोस्तों, चौथे सप्ताह में क्या लक्षण होते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, मरीज की आंत के घाव स्वतः ही भरने पर धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार होता जाता है। ज्वर कम होने के साथ वह भूख लगने लगती है। पेट का दर्द व अफारा कम हो जाता है। जीभ साफ हो जाती है। दोस्तों, कुछ यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं, वो ज़रूर ध्यान देना है, चाहे कोई चिकित्सक हो या कोई बीमार रोगी हो या उसके गार्जियंस हों। क्या होता है दोस्तों, कुछ रोगियों में ब्रोंकाइटिस, दस्त, पित्ताशय शोथ, पीलिया, संधि शोथ, नक्सीर छूटना, दिल का तेज धड़कना, आंत्रशोथ व अन्य दूसरे उपद्रव भी हो जाते हैं। अतः चिकित्सक को इनके प्रति सजग रहना चाहिए। ज़्यादातर ये उपद्रव बिना एंटीबायोटिक औषधि के इलाज के कारण होते हैं। आधुनिक चिकित्सा में अब इन उपद्रवों पर काबू पा लिया गया है, जिससे मृत्यु दर भी लगभग न के बराबर हो गई है। साथ ही रोग की अवधि भी कम हो गई है। आइए दोस्तों, अब इसकी हम जांच व निदान कैसे करेंगे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला तरीका तो ये है दोस्तों कि रोग के लक्षणों व चिन्हों द्वारा इसे हम पहचानेंगे, और दूसरा यह कि रक्त जांच करवा सकते हैं। तो पहले सप्ताह में क्या होता है दोस्तों, WBC की संख्या जब हम रक्त जांच करवाते हैं तो कम मिलती है, और ब्लड कल्चर जब हम करवाते हैं तो 70 से 90% रोगियों के रक्त में जीवाणु मिलता है। इसके बाद अगर हम रोगी की मल जांच करवाते हैं उसमें जीवाणु उपस्थित नहीं मिलता है पहले सप्ताह में। पेरिफेरियल स्मीयर जब करवाते हैं तो उसमें नॉर्मोस्टिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया शो होती है। दूसरे सप्ताह में क्या होता है दोस्तों, विडाल टेस्ट करवाते हैं तो उसमें यह दिखाई पड़ता है कि जो टाइटर होता है वो सामान्य से 4 गुना ज़्यादा मिलता है। और मल जांच जब करवाते हैं तो उसमें जीवाणु उपस्थित नहीं होता है। तीसरे सप्ताह में क्या होता है दोस्तों, ब्लड कल्चर जब करवाते हैं तो उसमें भी जीवाणु उपस्थित मिलता है। मल जांच करवाते हैं तो उसमें भी जीवाणु उपस्थित मिलता है। आइए अब दोस्तों इसकी कॉम्प्लिकेशंस या इस रोग से होने वाले उपद्रवों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसका कॉम्प्लिकेशंस है आंत का रक्तस्राव। तो इसमें क्या होता है, रोगी के मल में खून आना शुरू हो जाता है। तापमान एकाएक कम हो, नाड़ी तेज चलने लगती है। ऐसा होने पर मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाएं, जिससे समय रहते उसका इलाज हो सके। दूसरे पॉइंट पे परफोरेशन आता है। यह सबसे खतरनाक उपद्रव है। इसमें आंत की सारी भित्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और अपार या बहुत सारे छिद्र बन जाते हैं। उदरावरण शोथ होकर रोगी की हालत गंभीर हो जाती है। ऐसे में तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, नहीं तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये तो दोस्तों इस टाइफाइड बीमारी के लक्षण और कैसे इस बीमारी का हम निदान करेंगे या जांच करेंगे, ये सब चीज़ें हुई। और इसके जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर होता है उसके बारे में हम अपना वीडियो सेकेंड पार्ट में बना रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से जानकारी मिल सके। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना न भूलें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।